हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर नेहा। वेलकम टू आवर चैनल नीट ट्यूब। ये हमारा नया चैनल है जो हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। ये चैनल बेसिकली जो नीट यूजी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए चैनल है। इसके अलावा जो बच्चे 11th और 12th बोर्ड में हैं उनके लिए भी ये चैनल लेक्चर प्रोवाइड करता है। ये चैनल हमारा शुरू करने का यही मोटिव है कि हम उन बच्चों पर फोकस करें जो अब 11th या 12th पे हैं और जो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे कोई भी लेक्चर्स पेड नहीं है, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि आजकल हर कोचिंग आपसे कुछ ना कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लेती है। कुछ लेक्चर्स के लिए भी कुछ लेक्चर्स वो आपको प्रोवाइड करा देती है यूट्यूब पे, और बाकी वो अपने लेक्चर्स जो होते हैं उसके लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर लेक्चर फ्री मिलेगा। आपको हर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हर बच्चे की प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। हर बच्चे के अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो बार बार पूछे, उसके लिए स्पेशल सेशंस भी रख सकते हैं। हम आपके लिए जूम मीटिंग और गूगल मीट जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप पर्सनली आप हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो आप इस चैनल पर हमारे साथ बने रहें और अपने करियर को गोल्डन विंग्स प्रोवाइड करें। अपने टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपने कोर्स को टाइमली कंप्लीट करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करें अपना एग्जाम। ओके, तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं डीएनए स्ट्रक्चर की तरफ। तो डीएनए स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि डीएनए में क्या होता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे कि डीएनए बनता है। तो डीएनए हैज 3 कंपोनेंट्स। ओके, तो डीएनए में जो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस। सेकेंड वन इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। राइबोस आरएनए में यूज होती है और डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होती है। बट हम क्या करेंगे, हम डीऑक्सीराइबोस शुगर को लेके चलेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ओके, तो पेंटोज शुगर। थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। ओके, फॉस्फेट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है यही क्या करता है, डीएनए की बैकबोन को बनाता है। और जो डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है वो भी इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही होता है। तो डीएनए के 3 कंपोनेंट्स है, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस पे। मैं नाइट्रोजनस बेसिस को शॉर्ट फॉर्म में एनबी लिख देती हूँ। ओके, तो एनबी का मतलब है नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। ओके, तो ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। और इनको हम न्यूक्लियो बेसिस भी कहते हैं। तो ये ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियो बेसिस। इन नाइट्रोजनस बेसिस को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, these are heterocyclic मतलब कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं,
हेट्रोसाइक्लिक कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ओके और वैसे तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, बट हम इनके बेसिस, इनके रिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से 2 ग्रुप्स होते हैं जिनमें इनको हम डिवाइड करते हैं? फर्स्ट इज प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज पायरिमिडीन। ओके, सेकेंड वन इज पायरिमिडीन। पायरिमिडीन प्यूरिन्स में कौन कौन आता है? प्यूरिन्स में 2 नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं। कौन से? एडेनिन एंड ग्वानिन। और पायरिमिडीन में 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। कौन से होते हैं? थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। अब एक खास बात कि जो थायमिन होता है वो सिर्फ डीएनए में होता है, मतलब डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तो हम थायमिन पढ़ेंगे, और जब हम आरएनए में देखते हैं तो आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है, यानी कि यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है और थायमिन आरएनए में नहीं होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम एक एक करके ये सारे जो नाइट्रोजन स्पेसीज है इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्यूरिन्स को स्टार्ट करते हैं। तो हम हाँ, एक चीज और यहाँ देख लेते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं ये क्या होते हैं? बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, दे आर बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी कि इनमें 2 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं। ठीक, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 फ्यूज्ड रिंग्स। तो जो प्यूरिन्स होते हैं वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें 2 फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। और जो पायरिमिडीन होते हैं ये मोनोसाइक्लिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पायरिमिडीन मोनोसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें सिंगल रिंग पाई जाती है। तो ये क्या होते हैं? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमने क्या देखा? नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं। इनको हम न्यूक्लियो बेसिस भी कहते हैं। अगर हम इनको दूसरी तरीके से डिफाइन करें तो ये हेट्रोसाइक्लिक कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, फिर ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन में आपके एडेनिन एंड ग्वानिन आ जाते हैं, पायरिमिडीन में थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन आते हैं। एडेनिन जो प्यूरिन्स होते हैं वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि इसमें 2 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं। और जो पायरिमिडीन है वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, यानी कि इसमें सिंगल रिंग होती है। थायमिन, जो पायरिमिडीन में जो थायमिन होता है ये डीएनए में प्रेजेंट होता है बट आरएनए में एब्सेंट होता है। और यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में एब्सेंट होता है पर थायमिन पर डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो जो ये थायमिन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में एब्सेंट होता है। यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्यूरिन्स से। प्यूरिन्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडेनिन के बारे में। एडेनिन में क्या होता है? एडेनिन में जो अमीनो ग्रुप, हमें पता है ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें जो अमीनो ग्रुप होता है वो कार्बन की 6th पोजीशन पर होता है। ओके, तो अमीनो ग्रुप जो होता है इसमें, अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 कहाँ प्रेजेंट होता है? 6th कार्बन पर प्रेजेंट होता है। 6th कार्बन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, तो हम अब एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप। ये फर्स्ट नाइट्रोजन है, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड एंड दिस वन इज नाइट्रोजन। अब इसमें बॉन्ड लगाते हैं, तो वन बॉन्ड, दिस वन एंड दिस। ओके, तो ये बॉन्ड्स हो गए। अब हम इनमें कार्बन की काउंटिंग करते हैं। तो कार्बन की काउंटिंग कहाँ से होगी? ये 1 2 3 4
5 एंड 6। तो देखिए 6 कार्बन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एडेनिन को डिफाइन कर रहा है कि एडेनिन पे क्या बोला मैंने, 6 कार्बन पर अमीनो ग्रुप होता है, तो 6 कार्बन पर अमीनो ग्रुप है। ओके, दिस वन 7 8 एंड 9। तो ये ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, आप लोग इसे नोट डाउन करें। फिर हम पढ़ते हैं ग्वानिन, ठीक है, फिर हम ग्वानिन पर आते हैं। ये प्यूरिन का सेकेंड प्यूरिन है, क्या है, ग्वानिन। एडेनिन हम पढ़ चुके हैं, ग्वानिन। ग्वानिन में क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड्स, अमीनो ग्रुप जो होते हैं वो टू पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है, 2 पोजीशंस ऑफ अमीनो ग्रुप, 2 पोजीशंस ऑफ अमीनो ग्रुप। अब हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर अमीनो ग्रुप की पोजीशंस को देखते हैं। तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसमें भी 2 रिंग होंगी, फर्स्ट रिंग, तो ये हमारा ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे मैंने कहा 2 पोजीशन होती है अमीनो ग्रुप की, तो ये देखिए 2 पोजीशन है अमीनो ग्रुप की। हम कार्बन काउंटिंग भी करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 7 8 एंड 9, दिस वन इज 9। तो ये हमारी 2 पोजीशंस हो गई। तो ग्वानिन। अब हम पढ़ते हैं पायरिमिडीन के बारे में, आप लोग इसे नोट कर लें। ओके, तो अब हम आते हैं पायरिमिडीन पे। पायरिमिडीन, ठीक, पायरिमिडीन जिसमें मैंने आपसे बताया था कि पायरिमिडीन क्या होता है, ये मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक, ये क्या है, मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो यहाँ पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन कितने टाइप के होते हैं, पायरिमिडीन 3 टाइप से होते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं आपका थाइमिन, सेकेंड वन इज यूरेसिल एंड थर्ड इज थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो हमने थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन देखा। अब हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थाइमिन। पायरिमिडीन में हम थाइमिन और यूरेसिल एक साथ लेके चलते हैं क्योंकि ये कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस ये है कि एक डीएनए में प्रेजेंट होता है और एक होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो हम इसको एक साथ देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले थाइमिन को देखते हैं एंड यूरेसिल भी, इसी के साथ में हम यूरेसिल भी देखते हैं। दोनों स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं और बस डिफरेंस क्या होता है कि थाइमिन में क्या होता है कि इसकी जो 5th कार्बन पोजीशन होती है वहां पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो थाइमिन में क्या हो रहा है कि 5th कार्बन पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 प्रेजेंट होता है ऑन 5th C5 यानी कि C5 का मतलब 5th कार्बन पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं। ये थाइमिन का स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें कार्बन की काउंटिंग करें तो 1 2 3 एंड 4 5। तो 5th कार्बन पोजीशन पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये थाइमिन है। इसीलिए इस मिथाइल ग्रुप की वजह से इसको हम एक और नेम देते हैं। वो क्या होता है, इसका एक और नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। तो थाइमिन जो है ये 5th कार्बन पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होने की वजह से इसको हम 5 मिथाइल यूरेसिल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हम 5 मिथाइल यूरेसिल क्यों कह रहे हैं, तो यही चीज हम जब यूरेसिल को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि यूरेसिल क्या होता है। इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, बस यहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए ये डीमेथाइलेटेड फॉर्म होता है किसका, थाइमिन का।
तो हम यूरेसिल को डिफाइन करने के लिए ये कह सकते हैं कि इट इज अ डीमेथाइलेटेड फॉर्म ऑफ थायमीन। ओके, यानी कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इसमें जो मिथाइल ग्रुप होता है वो एब्सेंट होता है, मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है। इसके अलावा इसमें सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन पोजीशन पर दो ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन पे, सेकेंड और एंड फोर्थ कार्बन पे क्या होता है? दो ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम होगा, बिल्कुल थायमीन के जैसे ही होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इधर एक ये ऑक्सी ग्रुप है एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑक्सी ग्रुप, और इधर जैसे इसमें मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा, यानी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, और ये इधर अमीनो ग्रुप। एक अमीनो ग्रुप इधर है और एक नाइट्रोजन इधर लगा है। ओके, तो ये यूरेसिल है। फिर से मैं डिफाइन कर दूं, थायमीन में फिफ्थ कार्बन पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है। तो हम थायमीन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से उसको हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं, और यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसे डीमेथाइलेटेड फॉर्म ऑफ थायमीन कहते हैं। और जो थायमीन है ये जो है सिर्फ प्रेजेंट होता है आपका, ये प्रेजेंट ओनली डीएनए। ठीक है, द थायमीन प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, और यूरेसिल के केस में इट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, present only in RNA। ओके, तो ये थायमीन एंड यूरेसिल में डिफरेंस आपको पता चल गया, और इनका स्ट्रक्चर भी आपने देखा। अब हम साइटोसिन को देखते हैं। ठीक है, तो अब हम साइटोसिन को देखेंगे। चलिए, तो हम अब देखते हैं साइटोसिन। इसमें क्या होता है? इसमें फोर्थ पोजीशन पर अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप एट फोर्थ कार्बन। ठीक है, फोर्थ कार्बन पर अमीनो ग्रुप होता है। इसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ये साइटोसिन हो गया। अब आगे हमने अभी तक पूरा नाइट्रोजनस बेसिस देख लिया। नाइट्रोजनस बेसिस में हमने देखा कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और इनको हम न्यूक्लियो बेसिस भी कहते हैं। हमने उनको वो एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमने देखा कि उनके रिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में हमने एडेनिन एंड ग्वानिन को देखा था, और पायरिमिडीन्स में क्या देखा हमने? पायरिमिडीन्स में थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन को देखा। अब हम डीएनए के जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है पेंटोज शुगर, उस पे आते हैं। ठीक है, पेंटोज शुगर होता है 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है पेंटोज। ठीक है, पेंटोज शुगर, पेंट ये 5 को डिनोट करता है, तो यानी कि इसमें क्या होती है? 5 कार्बन चेन वाली शुगर होती है। ये 5 कार्बन शुगर होती है। ओके,
पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है, मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि एक राइबोज शुगर होती है और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं राइबोज शुगर का और डीऑक्सीराइबोज शुगर का। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक साइड में राइबोज शुगर होगी, ठीक है, ये राइबोज शुगर है एंड ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये डीऑक्सीराइबोज एंड दिस वन इज राइबोज। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को ही स्ट्रक्चर को ही बनाते हैं। ये ऑक्सीजन है, H2OH, HOH, HOH और इसके इधर साइड पे नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होता है, ठीक है। बट अभी हम इसके यहाँ पे नाइट्रोजन बेस को हम जस्ट सिंबलाइज करते हैं, बट पेंटोज शुगर का पूरा स्ट्रक्चर इसको हटा दे तो इतना होता है पेंटोज शुगर का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये राइबोज शुगर है और हम इसमें काउंटिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड दिस वन इज फिफ्थ कार्बन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ये राइबोज शुगर है। अब हम डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें राइबोज शुगर में और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंस होता है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर का हम स्ट्रक्चर बनाए तो सेम स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे डिफरेंस होता है इसमें वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये रहा OH और इधर H, इधर OH, this one is H and this one is also H and this one NB, ओके। और इसमें हम भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो आप देख रहे होंगे एक बहुत ही डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकेंड कार्बन पर राइबोज में OH ग्रुप लगा है और डीऑक्सीराइबोज में सेकेंड कार्बन पर सिर्फ H है, यानी कि वहां से एक ऑक्सी ग्रुप हट गया है। तो इसीलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए हम इसको राइबोज शुगर कहते हैं, ऑक्सीराइबोज आप कह सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंस होता है कि राइबोज शुगर में दोनों थर्ड एंड सेकंड दोनों पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप लगा होता है एंड डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि सेकंड पोजीशन से सेकंड कार्बन की पोजीशन से ऑक्सी ग्रुप हट जाता है, सिर्फ थर्ड पोजीशन पर डीऑक्सी ग्रुप थर्ड पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये राइबोज शुगर की डिफरेंस हो गया। और ये जो आपका डीऑक्सीराइबोज है ये प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट only in DNA, okay, and ribose present only in RNA, fine। तो ये अब हमारा थर्ड कंपाउंड क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो अब हम फॉस्फेट ग्रुप पर आते हैं। तो हम आते हैं फॉस्फेट ग्रुप पे। ये हमारे डीएनए का थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप का अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये उसके ऑक्सीजन लगे हैं, ये रहा। तो इसको हम अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है कि PO4 - 3, ठीक है।
तो ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन डीएनए में ये फॉस्फेरिक एसिड के फॉर्म में ऐड होता है। तो फॉस्फेरिक एसिड के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, OH, इधर भी OH और इधर भी OH और इधर O। तो यहाँ पे इसका H3PO4 ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो डीएनए में ये फॉस्फेरिक एसिड के फॉर्म में होता है, नॉर्मल ये फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से होता है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेसिस एंड व्हाट पेंटोज शुगर ये कैसे एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक टर्म आता है, एक्चुअली दो टर्म होते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड को सिंपली हम कह दें तो इसमें आपकी जो शुगर होती है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में, NB मतलब नाइट्रोजन बेसिस, तो जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेसिस के साथ में मतलब जब ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, तो हम उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ओके, तो हम इसका अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारी पेंटोज शुगर, हालांकि इसका स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाया था। तो ये इसका एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, और डीएनए पढ़ रहे हैं तो हम इसलिए डीएनए में सेकेंड कार्बन से ऑक्सी ग्रुप हटा देंगे। और इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है, इसी फर्स्ट कार्बन में कौन जुड़ता है? और ये आपके नाइट्रोजन बेसिस आके पेंटोज शुगर पे ऐड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद, और हाँ, एक और चीज़ कि जो ये जो पेंटोज शुगर होती है, इससे जो नाइट्रोजन बेसिस जुड़ा होता है, तो ये किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है? क्योंकि ये ग्लूकोज है, तो ये नाइट्रोजन बेसिस ग्लूकोज यानी पेंटोज शुगर के साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड आप समझ गए। पेंटोज, अब ये नाइट्रोजन बेसिस कोई भी हो सकता है, एडेनिन जुड़ सकता है, गुआनिन जुड़ सकता है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरिसिल, कोई भी नाइट्रोजन बेसिस यहाँ से जुड़ सकता है। और इसके बेसिस पर इनके नेमिंग भी अलग अलग होती है। अगर एडेनिन जुड़ा है तो उसकी नेमिंग अलग होगी, गुआनिन जुड़ा है तो उसकी नेमिंग अलग होगी, है ना। तो सारे नाइट्रोजन बेसिस जब इसमें जुड़ते हैं तो इनकी कंपाउंड की नेमिंग भी अलग हो जाती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ देर में। अभी फिलहाल के लिए इतना कि न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें क्या हो रहा है? पेंटोज शुगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ रही है, पेंटोज शुगर नाइट्रोजन के साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है। और कहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड, कहाँ नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ जुड़ते हैं? फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पोजीशन में नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है। और अगर हम देखें तो हमने अभी पढ़ा कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेसिस मिलकर क्या बनाते हैं? पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेसिस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और यही न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट आके ऐड हो जाता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट आके जब ऐड हो जाता है तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली देखें तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेसिस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और जब इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप आकर ऐड हो जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम इसे का स्ट्रक्चर बनाते हैं
और देखते हैं कि कैसे ऐड होता है। और मैंने और एक चीज़ आपको बताई थी कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जब पेंटोज शुगर से आके अटैच होता है तो वो किस बॉन्ड के थ्रू एस्टर बॉन्ड बनाता है। अब देखते हैं कि कैसे एस्टर बॉन्ड बनाता है, और जो एस्टर बॉन्ड बनाता है तो वो किस रिएक्शन के थ्रू बनता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉस्फेट ग्रुप बना लेते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेरिक एसिड जो होता है जो डीएनए में हम लोग देखते हैं, तो ये रहा फॉस्फेरिक एसिड। और इधर हम बना लेंगे हमारा पेंटोज शुगर। तो ये भी पेंटोज शुगर। डीएनए के बेसिस पे बना रहे हैं तो सेकेंड कार्बन से हम OH ग्रुप हटा देंगे। और ये इधर नाइट्रोजन बेसिस ऐड है। नाइट्रोजन बेसिस के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ऐड होते हैं। और ये इसकी 5th कार्बन पोजीशन है CH2OH, ठीक है, CH2OH। तो अब फॉस्फेरिक एसिड ये पेंटोज शुगर से कैसे ऐड होगा, तो ये क्या करेगा कि इसका OH और इस पेंटोज शुगर का H, यानी कि फॉस्फेरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप का OH और पेंटोज शुगर का H, ये निकल जाएंगे, यानी कि H2O वाटर के फॉर्म में ये निकल जाएंगे। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, है ना, वाटर जो है वो निकल आएगा। अब जब वाटर निकल आएगा तो क्या होगा कि आप लोग इसे नोट कर लें, फिर मैं बताती हूँ कि वाटर के निकलने के बाद में क्या होता है। वाटर निकलने के बाद में आपने नोट कर लिया होगा, तो ये इसका H और इसका फॉस्फेट ग्रुप का OH और पेंटोज शुगर का H हट गया। और पेंटोज शुगर का इस O को भी यहाँ से भी हटाते हैं और ऐसे लिखते हैं, ये है ना। तो ये OH था और ये इस तरह से ऐड हो गया। तो अब जो ये बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड, ठीक, ये है एस्टर बॉन्ड। तो अब देखिए, अब ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया है। फॉस्फेट आके पेंटोज शुगर से जुड़ गया है और नाइट्रोजन बेसिस भी पेंटोज शुगर से जुड़ गई है, तीनों आके ऐड हो गए। तो अब ये क्या बन गया, पूरा ये न्यूक्लियोटाइड बन गया है। न्यूक्लियोटाइड भी नाइट्रोजन बेसिस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड की भी नेमिंग होती है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। और फिलहाल मैं आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता दूं कि न्यूक्लियोटाइड को हम और क्या क्या कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड को हम मोनोमर ऑफ डीएनए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, मोनोमर ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मोनोमर ऑफ डीएनए। अब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन होता रहता है। ये देख लिया। अब हम इनकी नेमिंग आपको बता दें कि जब न्यूक्लियोसाइड बनते हैं तो इसमें नेमिंग क्या होती है और न्यूक्लियोटाइड में नेमिंग क्या होती है, नाइट्रोजन बेसिस के अकॉर्डिंग होती है। तो वो भी देख लीजिए आप। तो हम लोग नेमिंग करते हैं, नाइट्रोजन बेसिस है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। अब हमने देख लिया कि कैसे कैसे बनता है। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन बेसिस लिखते हैं, तो एडेनिन, फिर आता है ग्वानिन, फिर आता है थाइमिन, साइटोडिन, क्या आता है, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो एडेनिन ग्वानिन क्या है, ये प्यूरिन से, PU से मैं डिनोट कर रही हूँ, और ये पाइरिमिडीन है, PY, ठीक है। तो एडेनिन से न्यूक्लियोसाइड, जब एडेनिन से आपके क्या पेंटोज शुगर ऐड होती है, तो एडेनिन से जब पेंटोज शुगर ऐड होगी तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा एडिनोसिन, ठीक है। एडेनिन से पेंटोज शुगर ऐड होगी तो एडिनोसिन बनेगा। ग्वानिन से पेंटोज शुगर ऐड होगी तो क्या बनेगा, ग्वानोसिन, ठीक है। अब थाइमिन से
जब पेंटोज शुगर जुड़ेगी तो थायमिडीन बनेगा। थायमिडीन से साइटोसिन पेंटोज शुगर ऐड होगी तो क्या बनेगी? साइटिडीन। ठीक है, साइटिडीन। और जब यूरेसिल से पेंटोज शुगर ऐड होगी तो क्या बनेगा? यूरिडीन। क्या? यूरिडीन। अब न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करते हैं तो जब एडेनोसिन से फॉस्फेट आकर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। एडिनोसिन से फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनाइलिक एसिड बन जाएगा। अब एडिनाइलिक एसिड क्यों बना? क्योंकि फॉस्फेटिक एसिड के फॉर्म से ऐड होता है, इसीलिए यहाँ पे एसिड लग जाता है तो यानी एडिनाइलिक एसिड हो गया। ग्वानोसिन से फॉस्फेट ऐड हो गया तो क्या बनेगी? ग्वानाइलिक एसिड। ग्वानाइलिक एसिड। देन थायमिडीन से फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा? थायमिडाइलिक एसिड। साइटिडीन से कौन सी चीज है? तो साइटिडाइलिक एसिड। यूरिडीन से जब फॉस्फेट होती है तो यूरिडाइलिक एसिड। तो ये नेमिंग आपको समझ में आ रही होगी। मैं वो फिर से बता देती हूँ। एडेनिन से जब पेंटोज शुगर जुड़ती है तो एडेनोसिन बनता है। ग्वानिन से पेंटोज शुगर जुड़ती है तो ग्वानोसिन बनता है। थायमिडीन से पेंटोज शुगर जुड़ती है तो थायमिडीन बनता है। साइटोसिन से पेंटोज शुगर जुड़ती है तो साइटिडीन बनता है। और यूरेसिल से पेंटोज शुगर जुड़ती है तो यूरिडीन बनता है। अब एडेनोसिन से जब फॉस्फेट ग्रुप आगे ऐड होगा तो एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा। ग्वानोसिन से जब ग्वानोसिन से फॉस्फेट आगे जुड़ेगा तो ग्वानाइलिक एसिड हो जाएगा। थायमिडीन से थायमिडाइलिक एसिड हो जाता है। साइटिडीन से फॉस्फेट जुड़ेगा तो साइटिडाइलिक एसिड और यूरिडीन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो यूरिडाइलिक एसिड। तो ये इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने डीएनए स्ट्रक्चर में डीएनए के 3 कंपोनेंट्स के बारे में जाना। पहला कंपोनेंट था नाइट्रोजन बेस, जिसमें आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल के बारे में देखा। इनको डिटेल स्ट्रक्चर इनका देखा। उसके बाद सेकंड में हमने पेंटोज शुगर देखी। 2 टाइप के पेंटोज शुगर होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। राइबोस आरएनए में प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में प्रेजेंट होती है और दोनों के हमने स्ट्रक्चर देखे। हमने देखा फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप किस तरीके से पेंटोज शुगर से ऐड होता है, मतलब उसके साथ किस तरीके से जुड़ता है, ये भी हमने देखा। और जो एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी हमने देखा। इसके अलावा हमने लास्ट में क्या देखा? हमने देखा कि किस तरीके से कंपाउंड्स की नेमिंग करी जाती है। वो न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होते हैं। न्यूक्लियोसाइड को भी हम जानेंगे। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब पेंटोज शुगर से नाइट्रोजन डिसोसाइड होता है तो न्यूक्लियोसाइड होता है। और न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ जाए या फॉस्फेट पेंटोज शुगर में नाइट्रोजन डिसोसाइड में जुड़ जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है मोनोमर्स ऑफ डीएनए। मोनोमर्स एक न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहते हैं? डीएनए के यूनिट है ना। तो डीएनए के यूनिट उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। वो मोनोमर्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आता है मोनोमर्स ऑफ डीएनए। तो ये हमने आज इतना पढ़ा और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर। हम इसके आगे का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, किस तरीके से डीएनए से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस तरीके से जुड़ता है। और इसके आगे जो पूरा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी हम कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड आपको कोई भी डाउट हो या किसी तरह का कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर आए।